तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सर, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारा सीडीएस और एनडीए का जो पेपर है, कौन सा 2024, वो कब है सर? सबको पता है, 21 अप्रैल को। आई होप आप उसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सर, इसी एग्जाम के लिए मैं आपके लिए साइंस की एक सीरीज लाने जा रहा हूँ, जिसमें हम हर चैप्टर एनसीईआरटी से सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को 1 घंटा देंगे। उसमें अपन पीवाईक्यूज भी कर लेंगे और एनसीईआरटी से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी कर लेंगे। ठीक सर, यकीन करिए, हम जब एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे ज्यादा सिर्फ कम समय में, तो ये जितने भी हमारे पीवाईक्यूज है, ये सब जो आए हैं, ये सब हम बहुत जल्दी जल्दी अपना कर लेंगे। ठीक, ये सारी पीवाईक्यूज हम रिवाइज करेंगे। ठीक, अच्छे से हो जाएंगे। इसके बाद सर, आपका जो चैप्टर है जो भी है, वो बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ हमें मालूम है कि जो एनसीईआरटी होती है ना, बहुत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एनसीईआरटी है ना, जो एनसीईआरटी होती है उसकी एक एग्जाम्पलर भी आती है, जिसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो अगर उसके भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना, तो बस हमारा उस चैप्टर का कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, तो ऐसे ही मैं सारे 9th क्लास की भी और 10th क्लास की जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है सर? तो आज का चैप्टर है वो अपना कौन सा है? वो अपना है सर सेल वाला। जो कि इससे आप देखोगे, इससे कम से कम हर हर एक ईयर में, मतलब एक ईयर में, जैसे मान लो अगला जो पेपर होगा उसमें इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कौन सा है सर? सेल। ओके, ठीक है। देखो, अपने को पढ़ना है सर इसमें सेल है। ज्यादा नहीं, अपन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जो मेन मेन चीजें सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। देखो, सेल अगर मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूं, तो सेल आप सेल को उस तरीके से देखो, जो कि किसी भी चीज की एक सबसे छोटी यूनिट होती है ना, उसी को। जैसे कि मान लो, अगर सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर एक दीवार है। ठीक, तो ये जो दीवार है वो किससे बनती है? ईंट से बनती है। तो मैं बोलूं कि सर इस दीवार की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आप बोलोगे सर ब्रिक। बोले तो ईंट या फिर ब्रिक। ऐसी जो हमारी बॉडी है ना सर, हमारी बॉडी भी किससे बनती है? सेल से बनती है। छोटे छोटे सेल को, वो भले अलग अलग सेल हो तो वो बात अलग है, बट सेल से ही हमारी बॉडी बनती है। उसी बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो देखो, अब जो जो पीवाईक्यूज में आए हैं, उसके कंपैरिजन में, मतलब उसके उससे मैं आपको जो भी चीज पढ़ाऊँ वो सारी पीवाईक्यूज में आए, तो प्लीज आप उस पर ध्यान जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। क्या? सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक को, 1665 में। ये चीज आपको पहली लाइन याद रखनी है। ठीक, उसके बाद ल्यूइन हिक जो थे विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। सेल किसने डिस्कवर्ड किया? रोबोनॉक ने। लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया? ल्यूइनहिक ने। कैसे याद रखेंगे? एल से ल्यूइनहिक, एल से लिविंग सेल्स। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो रहा है, बट फिर भी स्टिल आप समझ जाइएगा। ल्यूइनहिक ने, ठीक है। फ्री लिविंग सेल, एल से लिविंग सेल, एल से लिविंग ल्यूइनहिक, ठीक। और सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आगे आते हैं। फिर देखो क्या बोलता है। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन दी सेल। ठीक, तीसरी आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने, कि जो न्यूक्लियस है वो किसने किसने डिस्कवर करा था? आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तीन चीज हो गई। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। इसी का भाई था रॉबर्ट ब्राउन ब्राउन। ठीक, ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस करा। लीन हुक ने क्या किया? लिविंग सेल डिस्कवर्ड किया, जो कि क्या था? सेल का ही लिविंग सेल था। ठीक, कहां से पहुंचे? नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट है आपके पुरकिंजी। पुरकिंजी साहब ने क्या डिस्कवर किया था? पुरकिंजी ने एक डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। क्या डिस्कवर किया था? प्रोटोप्लाज्म। याद करेंगे, पी से पुरकिंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म। हम ऐसे ही देखो जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि एकदम डिटेल करने का टाइम तो है नहीं। ज्यादा दिन नहीं, अब मान के चलिए 20 दिन तो है ही एग्जाम के। पेपर आएंगे, इसमें से आपको मॉक वॉक भी लगाना है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करके अपन पीवाईक्यूज फिनिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि सर सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने डिस्कवर्ड करी थी? तो आपके दो बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एंड श्वान ने क्या करा था? सेल थ्योरी डिस्कवर्ड करी थी। उसके बाद उसी सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने करा था? वर्च्यू साहब ने। किसने एक्सपेंड करा था? वर्च्यू साहब ने। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, हमने कुछ 5 चीजें करी। ये देखो, सब आपकी पीवाईक्यू से ये सब हम अभी करेंगे। अब बस आप चैप्टर कर लोगे तो सब बहुत इजी लगने लगेंगे। देखो, हमने पहली चीज अभी क्या पढ़ी कि भैया हमारा सेल जो था वो किसने डिस्कवर्ड किया? वो था आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब, यही थे। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? तो वो थे ल्यूइन हुक साहब ने। ठीक, तीसरी चीज हमने देखी कि आपके जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड करा था? तो वो थे आपके रॉबर्ट, आहा देखो, ये देखो गलत हो गया, रॉबर्ट हुक ने। ठीक, यहाँ पे थे रॉबर्ट
ब्राउन। ठीक, ऐसी जल्दबाजी में गलत हो जाता है, आप मत करिएगा। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस। फिर हमने देखा था कि प्रोटोप्लाज्म एक था, प्रोटोप्लाज्म, ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये आपके डिस्कवर किया था पुरकिंजी साहब ने। स्पेलिंग आप थोड़ा देख लेंगे। ठीक, फिफ्थ जो आता है, फिफ्थ था अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक थे शेल्डन और स्वान। स्वान और शेल्डन। ठीक, 5 लाइन याद होगी। सेल किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस किसने? प्रोटोप्लाज्म किसने? सेल थ्योरी किसने? देखो, अगर आपको अभी विश्वास नहीं आ रहा ना कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो एक क्वेश्चन था यहीं पे, मैं आपको दिखा दूं कि सीधे पूछ दिया गया है कि ये सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की। ये देखो, ये 2018 क्वेश्चन है, शायद सीडीएस का है कि एनडीए का है। इसमें देखो एनडीए सीडीएस मैंने दोनों के डाले हैं, ठीक है, सारे पीवाईक्यू जो भी आए उसमें सभी के डाले। तो देखो सीधे सीधे पूछा है कि डिस्कवर किसने किया था, सेल डिस्कवर किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन की रॉबर्ट हुक? आपका होगा रॉबर्ट हुक। ठीक, ऐसे करके आपके सारे हो जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट आते कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, ये जो हमने मेन चीज याद करी। अच्छा, अब उसके बाद आपको एक नई चीज और इसमें, अब दूसरी चीज क्या आती है इसमें कि सर दो चीज होती है, एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक, एक होता है मल्टी सेलुलर। देखो हमने सेल पे बात कर ली, पर ना सभी के पास एक जैसे सेल नहीं होते। कुछ के पास सिर्फ एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है। मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो यूनिसेलुलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होता है, जिसको उसी सेल को सारे काम करने पड़ते हैं बॉडी के। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लो आप जाते हो घर, आपने किराए से रूम लिया, तो आप उस रूम में अकेले हो, तो आपको उस घर का झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेगा। तो आप सिंगल सेल हो और आपका सारा काम करना पड़ रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे? यूनिसेलुलर। ऐसे ही मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे मान लो आप अपने परिवार के साथ हो, मम्मी कुछ काम कर देंगी, बहन कुछ काम कर देगी, तो वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इतनी बार इतनी चीजें समझ में आ गई, आगे छोड़ो। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे कोई चीज नहीं। अब देखो, अब इतनी बात समझ में आ गई कि सर यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। अब होता क्या है कि जो आपका सेल है ना, अब हम आगे क्या करेंगे, देखो हम किसी एक सेल को उठा लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक सेल उठा, ये सेल है, इस सेल में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है, उसका क्या काम होता है हमारी बॉडी में, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है प्लाज्मा। देखो सिर्फ अपन रीड कर ले, फिर मैं आपको एक आराम से एक समरी के टाइप में बहुत बड़ी तरीके से जल्दी जल्दी समझा दूंगा। ठीक, अभी सिर्फ आप अच्छे से रीड करो। पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। देखो सर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या बोल रहा है सर? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब कोई बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग। देखो क्या बोलता है, दिस इज द आउटर, रुको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे। ठीक है, येलो ठीक है। क्या बोलता है कि एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ठीक, दिस इज, क्या बोलता है कि दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या होता है, एक सेल की जो सबसे बाहरी लेयर होती है ना, जो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर इसी को हम बोलते हैं सेल का है, तो सेल का मेम्ब्रेन को हम सिर्फ नाम दे देंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेपरेट दैट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब वो बोल रहा है कि भैया जो बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर इनके एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? परमिट करता है एंट्री और एग्जिट को। क्या करता है? अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। याद रखिए, ये बहुत जरूरी है कि पर ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब कि सिलेक्टिव चीजों को ही आने देती है। सपोज के लिए एग्जांपल पे आप पार्टी में जाते हो, तो जो गार्ड खड़ा रहता है ना, वो कुछ ही लोग को आने देता है जिनके पास पास होता है या फिर जिनके पास उसका कार्ड होता है। अगर उनके पास कार्ड नहीं हो तो वो नहीं आने देगा। बस उसी प्रकार कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत आई होप नहीं है। ठीक है, फिर क्या बोलता है? सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन हुई, वो अंदर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू,
किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। ठीक, आपको बस एक चीज क्या याद रखनी है कि सर ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं सर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ से अंदर सेल के अंदर अगर किसको जाना है सर? आपके CO2 को जाना है या ऑक्सीजन को जाना है, या ये समझो कि गैस को जाना है। किसको? गैस को जाना है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक, बात समझ आ गई? अगर गैसेस को अंदर सेल के अंदर जाना है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वो किस प्रोसेस से जाती है? उनको बोलते हैं डिफ्यूजन। और अगर अगर यहीं पे याद कर लो कि अगर वाटर को जाना है, क्या सेल के अंदर अगर वाटर को जाना है तो वो किस प्रोसेस से जाते हैं? वो जाते हैं आपके ओस्मोसिस से। किससे जाते हैं सर? ओस्मोसिस से। ठीक, बात समझ आ गई? गैस को जाना है तो डिफ्यूजन से वाटर को जाना है तो ओस्मोसिस प्रोसेस से, और कुछ भी नहीं है। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। ठीक है, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, समथिंग सिमिलर टू द हैपेंस सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2 which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell accumulates in high concentrations and this one of the depends। ठीक है तुम concentration to enter the। ठीक है सर, ये आपको उतना नहीं देखना है। ठीक है, बस इतना समझो कि सर अगर उसको जाना है किसको? गैसेस को जाना है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? वो जाएगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। पर वहीं पे अगर किसको जाना है? अगर आपके वाटर को जाना है तो किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? वो जाएगा आपके डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। बात समझ में आ गई सर? कोई भी दिक्कत नहीं है? अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, ठीक, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अगर गैसेस को जाना है तो डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर को जाना है तो ओस्मोसिस के थ्रू जाना पड़ेगा। अब ओस्मोसिस में सर तीन चीज आती है। क्या? वर्ड ओस्मोसिस में तीन चीज आती है, पहली, दूसरी, तीसरी। देखो तीन चीज होती है क्या, मैं आपको एक बार यहीं पे अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप आराम से देखना। देखो, इतना समझो कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है हमेशा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्यों भैया? लो कंसंट्रेशन मतलब पानी कम है, तो अपन बोलते हैं ना भैया दान करो, मतलब जहां पे ज्यादा पानी होगा वो कहाँ पे जाएगा? कम पानी के पास। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि डिफ्यूजन में तीन चीज होती है। एक होता है सर हाइपोटोनिक, दूसरा आता है, इस पे क्वेश्चन दो तीन बार आ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, प्लीज इसे अच्छे समझना। हाइपरटोनिक, और एक होता है आइसोटोनिक। सर हाइपोटोनिक में क्या होता है, आपको याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ। हाइपो मतलब क्या याद आ रहा है सर? हाइपोपोटेमस, हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस क्या होता है सर? मोटा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सेल जो है इसमें क्या होता है? सेल इसमें हो जाता है स्वेल। अभी बताता हूँ क्यों। सिर्फ बात समझो, अभी आपको जो याद कर रहा हूँ वो समझो। हाइपोटोनिक मतलब हिप्पोपोटेमस। हिप्पोपोटेमस मतलब जो आपका सेल होगा वो हो जाएगा स्वेल, ठीक, मोटा हो जाएगा। हाइपोटोनिक मतलब आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रिंक। और आइसोटोनिक में सेल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस। देखो होता क्या है कि हाइपोटोनिक में ये होता है कि सेल के बाहर ना पानी ज्यादा होता है और सेल के अंदर पानी कम होता है। तो सेल क्या करता है कि बाहर ज्यादा पानी है तो पानी कहाँ जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तो पानी इधर आ जाता है। अब जब पानी ले लेगा तो आपका सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक, इसलिए हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आपका जो सेल है वो स्वेल हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि भाई यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है और अंदर हाई कंसंट्रेशन, तो पानी जो है बाहर चले जाता है। अब जब पानी बाहर चले जाएगा तो अंदर के जो पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। आइसोटोनिक में कुछ नहीं होता, न पानी बाहर जाता है न पानी अंदर रहता है, तो क्या होता है? नॉर्मल रहता है, नो डिफरेंस होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है? देखो क्या बोल रहा है, मीडियम सराउंडिंग सेल इज हाई वाटर कंसंट्रेशन, उसके अगल बगल हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है, ठीक, और अंदर जो होता है कम होता है, मतलब डाइल्यूट होता है। ऐसे सोल्यूशन को अगर वो गेन करेगा वाटर तो क्या हो जाएगा? आपका जो आपका जो क्या बोलते हैं सेल है वो क्या हो जाएगा? आपका सेल स्वेल हो जाएगा। इसी सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मतलब याद रखो हिप्पोपोटामस। ठीक, तो मोटा हो जाता है इसलिए स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि भैया आपका जो सेल है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन कब होता है? जिसमें न सेल का साइज बदले न कुछ बदले, वो सेम साइज रहे। ठीक, पानी का आना जाना कुछ नहीं होता। थर्ड चीज में क्या होता है सर? थर्ड चीज हम जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें आपका जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है, क्योंकि आपका जो सेल है वो वाटर छोड़ देता है। वाटर छोड़ देगा तो आपका सेल, नॉर्मल बात है, क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक, अब वाटर, हम ये सब वाटर आ रहा है किस प्रोसेस के थ्रू? ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जा रहा है। मतलब किससे जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसी को और क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, याद रखना है, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक सर, अभी सिर्फ हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही चीजें पढ़ रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रांसफर रिक्वायरिंग ट्रांसमिटेशन एडिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन चल। हाँ, देखो ये क्या होता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, ये किससे बना रहता है याद रखेंगे। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है? लिपिड और प्रोटीन से। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल द सेल टू engulf in food and other material from its external environment। देखो ये भैया जो आपका मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल क्यों होता है? अगर हार्ड होगा तो कहीं किसी को भी इंगल्फ नहीं कर पाएंगे। इंगल्फ मतलब ये होता है कि कोई आपके पास फूड आ रहा है तो आप उसको निगल लो। ठीक, ये फ्लेक्सिबल इसलिए होता है ताकि कोई फूड है तो उसके पास जाके सेल उसको निकल ले। जैसे कि एग्जांपल में मैं अमीबा। अमीबा क्या होता है मान लो, इधर देख लो। जैसे सर मान लीजिए ये आपका अमीबा है। ठीक है, आपका अमीबा है। अमीबा को भैया एक फूड दिखा है। अमीबा ये भी भैया क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी अमीबा भी इसके पास जाएगा। ठीक, इसके पास आया। अब ये देखो इसको खाता क्या है? इसको अपने अंदर इंगल्फ कैसे करता है? मान लो ये फूड है और ये अमीबा। ठीक, ये अमीबा न्यूक्लियस अंदर है। अब धीरे धीरे क्या इसको इंगल्फ कर लेगा। जब इंगल्फ कर लेगा तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ये तो इसका न्यूक्लियस था और ये आ जाएगा फूड। ठीक है, बात समझ में आ गई। अमीबा सेमी आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लेक्सिबल होता है इसलिए वो आराम से फूड को खा खा पा लेता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ठीक, अच्छा इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्या क्या बोलते हैं हम? इंडोसाइटोसिस। जो कि कौन करता है? अमीबा करता है। ठीक, किस मेथड से? इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपका सूडोपोडिया। सूडोपोडिया याद रखेंगे। आपका जो अमीबा है किस मेथड से इंगल्फ करता है उसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक, कैसे? सूडोपोडिया से। बात समझ आ गई भैया? ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक बार झटके से जल्दी से अपन कर देते कि भैया सेल का आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अच्छा, अपन सबसे पहले पूरे हर की ऑर्गेनिक कर ले, फिर उसके बाद ना मैं आपको अच्छे से पूरा रिवाइज करा दूंगा। ओके, तो कहाँ थे अपन? देखो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब सर हम किसकी बात करते हैं? अपन बात करते हैं उसी के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सर सेल वॉल। क्या होती है? प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अपने को ये क्या याद रखना है कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। ये यहाँ पे, ये इसके ऊपर आपकी एक और कवरिंग होती है। ठीक, जिसको इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, ये काय की बनी रहती है? ये बनी रहती है सेलुलोज की बनी रहती है। ओके सर, समझ में आ गई। ठीक है, दिस द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो बस मेन मेन चीज है बस उसी को। वह एक सेल वॉल होती है, ठीक, जो प्लांट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। वो काहे की बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, when a living cell plant lose water through osmosis there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis। ठीक है सर, इतना याद रखो। जैसे अब मान लो भैया एयर आती है फिर वाटर आता है तो सबसे पहले तो सेल वॉल ही खुलेगा। ठीक, तो जब सेल वॉल खुलता है ना तो बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या? जब अगर वाटर जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर वाटर जब एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। बट सेल से जब अवे और फॉर्म उसके पास आता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब हम उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। बस आपको इतना याद रखना है कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। अगर सेल से कुछ वाटर लूज लूज हो रहा है तो उसको बस प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, और कुछ भी इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सेल वॉल परमिट द सेल प्लांट फंगाई बैक्टीरिया विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट ऐसे। ठीक है, आपको बस यहाँ पे एक चीज समझनी है, क्या? कि सेल वॉल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो इतनी बात समझ आ गई कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेलुलोज की। ये सिर्फ किस में होती है सर? ये सिर्फ आपके में होती है प्लांट सेल में। ओके, अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ पे क्या रखनी है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल काहे की बनी होती है? सर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, फंगाई की सेल काहे की बनी होती है? तो याद रखेंगे फंगाई की सेल वॉल काहे की बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। किसकी? चिटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन, ग्लाइकन। ठीक है, याद रखेंगे भैया प्लांट की सेल वॉल काहे की बनी होती है? सेलुलोज की। बैक्टीरिया की सेल वॉल काहे की बनी होती है? पेप्टिक की। बोल रहा हूँ सर, जो बोल रहा हूँ वो ये आया है, फिर से बता रहा हूँ। फंगाई की काहे की बनी होती है? चिटिन की बनी होती है। हालांकि इसे हम डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये था सेल वॉल। अब अपन आ जाते हैं सर मेन न्यूक्लियस में। ठीक, कहाँ पे आते हैं? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ होता है सर? आपके न्यूक्लियस जो होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है एकदम सेंटर में। अगर समझ में आ रहा है आपको कि नहीं न्यूक्लियस, पर न्यूक्लियस से दिमाग में इतना रखो कि जो एकदम सेंटर में हो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, ये सेल है। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, सेलुलोज का बना होता है। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? हमने लिखा है क्या? बताया हुआ है, प्रोटीन और लिपिड का। किसका बना होता है? प्रोटीन और लिपिड का।
ठीक, बात समझ आ गई। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है भैया? न्यूक्लियस में सारी आपकी जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो पाई जाती है। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस, अच्छा आपको याद रखना है कि ये जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन होती है इसमें। ठीक, आपको एक चीज पढ़ा है कि नहीं? हाँ, एक मिनट, आपको एक चीज शायद पढ़ाना। चलिए ठीक है, इधर आएगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, इधर पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या बोल रहा है वो? कि भैया आपका जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर्ड कवरिंग डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है भैया, न्यूक्लियर को कौन कवर कर रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस उस हिसाब से याद रखना, कुछ भी याद रखना। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज द साइटोप्लाज्म। देखो अब क्या हुआ कि ये आपका, देखो एक बार एक नया डायग्राम बना देते हैं। देखो सर, ध्यान समझो, ये आपका क्या है? ये आपका एक बड़ा सा सेल है। ठीक, सेल का इसके ऊपर एक और लेयर है, इसे हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब इसके पूरे में जो घूमता है ना, एक फ्लूइड लाइक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। मतलब ये पूरा ना फ्लूइड होता है। ठीक, जैसे बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ऑर्गेन्यूल होगी, दूसरी ऑर्गेन्यूल पर, और बाकी सब जो देखोगे ना, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जैसे कि मान लो आप, सपोज के लिए एग्जाम्पल, ये एक बकेट है। ठीक, तो इसमें अगर आप इसमें इसमें पानी है, और इसमें आप कुछ भी डाल दो, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तैर रहा है, तो जो पानी है ना, ये साइटोप्लाज्म है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्गेनिल होगी। बस इसी तरह। तो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हो सर? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहती है। वो क्या करती है कि साइटोप्लाज्म से अगर उसे, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेली है, यहाँ पे अगर उसे कुछ चाहिए तो साइटोप्लाज्म से यहाँ पर अंदर आ जाता है। बस वो यही कह रहा है, और कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक, allow the transfer of material from inside the nucleus, that is to the cytoplasm, which we'll talk about in section। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब इस न्यूक्लियस में क्या होता है सर? इस न्यूक्लियस में द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। देखो अब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है आपका? न्यूक्लियस कंटेन करता है आपका क्रोमोसोम्स। ठीक, दो होते हैं। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सर ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, समझिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमोटिन। अब जब सेल डिवाइड होने को आता है, जैसे हमें मालूम है वही सेल डिवाइड होता है, अब जब सेल डिवाइड होने का आता है तो यही थ्रेड एक अच्छा सा शेप ले लेते हैं। वो कुछ ऐसा है कि मान लो जब भैया कहीं पार्टी है, सेल डिवाइड मतलब कहीं दूसरे के घर जाना है, डिवाइड हो रहे हैं, दूसरे के घर जाना है, तो ये जो बिखरे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो अच्छे से बन जाते हैं, तो एक रॉड शेप बना लेते हैं अपने आप को। ठीक, और ये जो रॉड शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, बात समझ आ गई? ये कैसे दिखते हैं सर? रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब यही अच्छे से हो जाते हैं तब इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और कब होते हैं? जब सेल डिवाइड होने को आता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं भैया? इन्फॉर्मेशन। कैसे? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। ठीक, आपसे ऐसा पूछ देगा, अगर मान लो पूछ दे कि भैया क्या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है क्या, वो डीएनए नहीं बोलेगा, वो सिर्फ इतना बोलेगा कि क्या न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो आप बोलोगे हाँ। न्यूक्लिक एसिड यही होता है कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड, तो आपको याद रखना है कि हाँ न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी है इसलिए आपको बता। ठीक, क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है? डीएनए और प्रोटीन कंटेन करता है। बस इतनी बात है न्यूक्लियस में, और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। Today we form two new cell. It has play crucial role. They will exhibit in some like bacteria. अब देखो, अब यहाँ पे आपको बस एक नई चीज पढ़नी है। क्या सर? एक होता है आपका, कहाँ गया, एक होता है आपका प्रोकैरियोट, और एक होता है आपका यूकैरियोट। ठीक है, आपको सर सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात आए तो आप इतना याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, कि इसमें जो भी सेल होता है इसके अंदर कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं होता। ठीक, जैसा कि न्यूक्लियस की बात करें तो इनका न्यूक्लियस सिस्टमैटिक नहीं है। जैसे हमारा न्यूक्लियस है, फिर उसकी मेम्ब्रेन भी अच्छी खासी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कुछ नहीं होता। इसमें एक अनडिजाइर्ड मतलब अच्छे से सिस्टम से नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और अगर हम वही जो अभी पढ़ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी अलग से होगी।
यूकैरियोटिक बोलते हैं, जो कि हम एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक में आपके जो भी ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे न्यूक्लियस की बात कर लो, चाहे किसकी बात कर लो, ठीक, तो सब सिस्टमैटिक है। तो यूकैरियोटिक में हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। और प्रोकैरियोटिक में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। तो न्यूक्लियाइड में क्या कोई जो प्रोकैरियोटिक में कोई मेम्ब्रेन है? नहीं सर, इसमें कुछ सिस्टम नहीं है, इसमें कुछ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती। जैसे हमारे हर ऑर्गेनेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन है, ठीक, उसी तरह प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। बस आपको यही चीज याद रखनी है। प्रेजेंट इन many of the functions such organ also performed by poorly organized होते हैं साइटोप्लाज्म में द क्लोरोफिल प्रोटिन्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक, ठीक, बस आपको इतनी सी बात समझनी है। ओके, बात समझ आ गई सर? हमने काय काय की बात कर ली भैया। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो क्रोमेटिन होते हैं। फिर जब सेल डिवाइड होने को आता है तब वो क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं सर? आपके डीएनए एंड प्रोटीन कंटेन करते हैं। बस याद आपको रखना है, ठीक है? कोई भी दिक्कत आई होप नहीं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। वो क्या है आपका? ये देखो, ये है, ये ये देखो, ये सिस्टम से नहीं है, मतलब अच्छे से नहीं है, ठीक है? तो हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। राइबोसोम्स पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल वॉल भी पाई जाती है। बट आपका जो आपको सिर्फ मेन क्या याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियाइड, जो कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस, जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है। अब अपन आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। व्हेन वी लुक एट दी साइटोप्लाज्म, मैंने आपको अभी बता दिया कि भैया साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बस इतना याद रखो, मत पढ़ो साइटोप्लाज्म, इतना याद रखो। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, सॉरी। जो भी ऑर्गेनीज तैरती है ना, वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर तैरती हैं। ऐसे आपको याद करना है। तो ऐसे जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भैया बकेट होता है, अगर आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दो तो पानी जो भरा है, तो जो पानी होता है ना, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। ऑर्गेनीज तो तैर ही रही है, बट यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होते हैं। न्यूक्लियस है, वो भी ऑर्गेनेली है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी ऑर्गेनेली है, ठीक है? बस इतनी चीज है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन आ जाते हैं अपने सेल ऑर्गेनेली पे। देखो, तो हमने भारी भारी चीज पढ़ ली। ये देखो, ये जैसे ये सबसे भारी आउटर क्या है भैया? आपका सेल वॉल है। फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियस। और ये जो चीज है ना, ये सब जो चीज, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म है। और ये जो ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है, ये दिख रही है, ये सब आपकी सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक। तो अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारा सेल ऑर्गेनेली कौन सा आता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक। देखो, बात करते हैं भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भैया दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस आपको ऐसे ही याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ क्यों बोलते हैं भैया? नाम से समझो, रफ हो रहा है मतलब उसको कुछ खुरदुरा सा होगा। रफ खुरदुरा सा क्या होता है? तो उसमें खुरदुरा सा होता है राइबोसोम। क्या होता है खुरदुरा सा? राइबोसोम, जो कि क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है। याद रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ खुरदरा सा होगा। खुरदरा से उसका क्या क्या नाम है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन। वहीं पे एसईआर की बात करें, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ये क्या करता है भैया? ये आपका करता है लिपिड्स बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स सिंथेसाइज करता है, ठीक है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, पढ़ ले एक बार। देखो, अब ये तो हमने बात कर दी भैया, दो टाइप के होते हैं, आरईआर और एसईआर। देखो, दो टाइप के होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये कैसे होते हैं सर? ये एक मेम्ब्रेन लॉन्ग ट्यूबल जैसे होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं? ये देखो बना है ना, ये एक लॉन्ग ट्यूबल जैसे होते हैं। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या बोल रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक looks rough under microscope because it has a particles called ribosomes। ribosomes होता है, ribosomes क्या करता है भैया? वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है या फिर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। The manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on using the ER। अब भैया प्रोटीन बनाता है, अब जो बनाता है उसको कहीं भेजना ही पड़ता है। तो आरईआर, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? ये मटेरियल को ट्रांसफर करने का काम भी करते हैं, ठीक है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर द सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द एसईआर हेल्प इन द। अब एसईआर की बात करें, एसईआर क्या बनाता है भैया? एसईआर आपके लिपिड्स बनाता है, मॉलिक्यूल्स, मतलब लिपिड समझो, जो कि सेल के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। याद रखेंगे कि भैया प्रोटीन और लिपिड ये जो बनाते हैं किसकी ये हमें मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन किसका बनता है? प्रोटीन और लिपिड। मतलब ये जो प्रोटीन लिपिड्स बनाते हैं और सेल मेम्ब्रेन को भेजते हैं, ताकि वो थोड़ा और अच्छे से कवर हो जाए। दिस प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
याद रखना है तो रख सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी समझ लो ये प्रोटीन लिपिड्स बना दिए लोगों ने, फिर ये सेल मेम्ब्रेन को भेजते हैं ताकि अपने अच्छे से और थोड़ा मजबूत हो जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स फंक्शन एंजाइम हार्मोन्स ऑल्दो ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरिंग डिफरेंट सेल एल्वेज। ठीक है, बात समझ आ गया भैया। बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दो चीज याद रखनी है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है भैया? राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ, स्मूथ है, स्मूथ मतलब तेल जैसा स्मूथ है, तेल मतलब लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट। ठीक, तो लिपिड्स बनाता है, बस आपको ऐसे याद रखना है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पे, मतलब उसके बाद वाली पे। ठीक है, द वन फंक्शन ऑफ ईयर टू सब चैनल। देखो मैंने बताया कि भाई ईयर जब बनाएगा तो भेजेगा भी। ईयर का मेन काम क्या है कि भैया मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करेगा बिटवीन वेरियस रीजन साइटोप्लाज्म, बिटवीन द ईयर फंक्शन एज साइटोप्लाज्म फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। ठीक, प्रोवाइडिंग अ, लोड क्यों नहीं हो रहा, फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटी इन द लिवर सेल द ग्रुप ऑफ एलिमेंट डिटॉक्सिफाई। अच्छा, ये जो है भैया डिटॉक्सिफाई भी करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब साफ करता है। ठीक, क्या करता है वो, साफ करता है। ठीक है, और एक चैनल है, मतलब एक रिजिड प्रोवाइड कर, बस आपको समझ याद रखना है तो रख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि ट्रांसफर मटेरियल करता है और डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो कचरा होता है उसको साफ करता है, पॉइजन साइजेस इस सबको। ये देखो, ये भैया आपका सेल है, ये देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा, ऐसा। और रफ मतलब देखो ये जो दाने दाने से दिख रही है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक, और ये क्या हो गए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है सर अपना गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है भैया? तो ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम मेम्ब्रेन बाउंड। गोल्गी भी क्या होता है भैया? गोल्गी में हमारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर स्टैक्स कॉल्ड, गोल्गी में हमारे क्या लगे थे, सिस्टर्न्स लगे होते हैं। दीज मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ईआर एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, आपको क्या देखना है कि भाई जो हमारा गोल्गी, हमारा जो गोल्गी अपैरेटस है, उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो ईआर जो कुछ भी बनाता है, मान लो जैसे ईआर ने प्रोटीन लिपिड्स बना दिए, समझो ईआर ने प्रोटीन लिपिड्स बना दिए, जिसको जरूरत थी उसने सब में बांट दिया। अब जो प्रोटीन और लिपिड्स बचा तो वो किसको भेज देगा, वो भेज देगा गोल्गी अपैरेटस को। तो गोल्गी अपैरेटस का मेन काम क्या है कि वो जो प्रोटीन लिपिड्स बनाए उसको स्टोर करे। ठीक, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे, और मतलब पैकेजिंग, स्टोरिंग और मॉडिफिकेशन में गोल्गी अपैरेटस का हाथ होता है। ठीक है, बात समझ आ गई और कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद नई चीज क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गोल्गी apparatus was also involved in the formation of lysosomes। lysosomes क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे। बस आपको दो चीज याद रखनी है कि सर गोल्गी apparatus क्या करता है। गोल्गी apparatus स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है। दूसरी चीज, ये लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन बनाने में भी हेल्प करता है। और सिस्टम जो होते हैं आपको याद रखना है, सिस्टम किसमें होते हैं, गोल्गी apparatus में होते हैं। बस इतनी चीज है और कोई भी दिक्कत नहीं। देख लो गोल्गी apparatus की एक बार आप, कहाँ गया गोल्गी apparatus, ये देखो गोल्गी apparatus दिख रहे हैं, ये खाली खाली। ठीक, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और पैकेजिंग करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं सर अपन अपना लाइसोसोम से। ये लोड होने का नाम ही नहीं है। हाँ अब सही है। ठीक है, लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है भैया? सर लाइसोसोम्स ना एक आर्मी मैन की तरह होता है। सर क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? देखो लाइसोसोम्स क्या होता है कि अगर उसके सेल पे कोई दिक्कत आए तो दूसरों को मार भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। तो लाइसोसोम्स क्या होता है सर? लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों सर सुसाइडल बैग्स? मतलब ये अपने आप को मार के सेल की जान बचाता है। समझो, सर लाइसोसोम्स का मेन दो काम है। एक, कि अगर सेल में कोई अननेसेसरी चीज आ रही है या फॉरेन मटेरियल कोई आ रहा है तो उसको निगल ले। क्या कर ले? उसको निगल ले, डाइजेस्ट कर ले। तो हम इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सेक्स। ठीक, कोई किसको डाइजेस्ट करता है भैया? अननेसेसरी फॉरेन मटेरियल को। फॉरेन मटेरियल में बोल रहा हूँ मतलब जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। ठीक, उसको निगल लेता है, डाइजेस्टिव सेक्स। फिर बोल रहा हूँ मैं सुसाइडल बैग क्यों, कि भाई मान लो अगर आपके सेल को कहीं यहाँ कुछ हुआ हो, कुछ होता है, मतलब कुछ जैसे वाउंड हो जाता है, चोट लग जाती है, तो ये क्या करता है लाइसोसोम से ना, जो छोटा सा रहता है, मान लो यहाँ पे छोटा सा, तो खुद खुद फट जाएगा। अब लाइसोसोम जब फटता है ना तो उसके अंदर से एक एंजाइम्स निकलता है। वो एंजाइम्स सेल की जहां जहां चोट लगी है, जहां जहां वाउंड है, वो उसको हील कर देता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक, तो सेल को जब सेल को अगर बचाना होता है तो अपनी जान दे देता है, और सेल को अगर कोई परेशान कर रहा है तो उसको निगल लेता है, मतलब डाइजेस्टिव सेक कर लेता है। अब इसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रो हाइड्रोलिटिक सॉल्यूशन होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे आपको बस एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बतानी है भैया, ये पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा गया है। देखो, मैंने बताया भैया इसमें एंजाइम होता है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन करने में, लाइसोसोम को फॉर्मेशन करने में कौन हेल्प करता है? अभी अभी हम पढ़ के आए थे, गोल्गी अपैरेटस। ठीक, इसके एंजाइम्स को कौन बनाता है? इसका जो एंजाइम्स है उसको कौन बनाता है? तो वो बनाते हैं आपके एंडी बोल रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, याद रखेंगे लाइसोसोम्स को फॉर्मेट करने में गोल्गी अपैरेटस आता है, पर इसके एंजाइम्स को कौन बनाता है? वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन में पीवाईक्यू है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आराम से पढ़ना, आता हुआ भी गलत कर दोगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। देखो, क्या होता है कि भाई लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके पास सेक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। वो एंजाइम्स कौन बनाता है? रफ ईआर, अच्छा आर ईआर, आप याद रख लेना, परफेक्ट, आर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन सा? रफ आर ईआर। लाइसोसोम्स एक डिस्पोजल सिस्टम होता है, दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेली। फॉरेन मटेरियल अगर कोई भी है तो भैया जैसे बैक्टीरिया फिर कोई भी फूड, तो उसको अपने पास ले लेगा। ठीक, उसके बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं ये ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल। ठीक है, बात समझ आ गई सर कि लाइसोसोम्स होता क्या है, वो इसके एंजाइम्स क्या काम करते हैं। ठीक, अगर कुछ सेल डैमेज होता है तो अपने आप को बर्स्ट करके उस जो एंजाइम्स निकलेगा उसमें से, तो सेल उसको हील कर देगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं। ठीक, बात समझ आ गई? अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, सेल वॉल, उसके बाद फिर आपका गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। अब हम आ जाता है सर हमारा न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भैया इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सब नाम याद रखना, आपसे सीधे पूछ देगी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, तो आपका क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? आपको क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया भैया इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो है भैया, अब देखो याद कैसे रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेंबर जो है उसमें पोर्स लगे होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या होती है? वो थोड़ी सी फोल्ड होती है। याद रखेंगे भैया, बाहर है ना आउटर मेम्ब्रेन, तो हवा आने के लिए कुछ तो गड्ढे होने चाहिए, पोर्स होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक, अब भैया हमेशा पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? पावर हाउस मतलब जिसके पास पावर हो, जिसके पास एनर्जी हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या लिखा है? दिस फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया जनरेटिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। क्यों बोल रहे हैं भैया? क्योंकि ये एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया दे तो रहा है एनर्जी, पर किस फॉर्म में दे रहा है? एटीपी के फॉर्म में। ठीक, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी। देखो क्या लिखा है, एनर्जी करेंसी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ऑफ द सेल द बॉडी यूज एनर्जी यूज इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेली इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। सर इसको याद रखेंगे, ये कम से कम बहुत बार पूछा गया, कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनेली है। ऑप्शन दे देगा कि वो खुद का डीएनए और राइबोसोम्स रखता है। राइबोसोम्स मतलब वही प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए और खुद का प्रोटीन रखता है, आपको याद रखना है। देखो वैसे याद करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस भी है। क्या है कि आपका डीएनए, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? डीएनए। कौन सा? डीएनए, और उसमें साथ ही साथ क्या होते हैं? प्रोटीन भी होते हैं। तो एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक आपका न्यूक्लियस हो गया जो कि डीएनए और प्रोटीन कंटेन करता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं अपन प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है सर? ये सब कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब देखो प्लास्टिड भैया दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या, कि प्लास्टिड जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बना रहे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किचन हाउस बोलते हैं। किचन हाउस ऑफ सेल। किचन हाउस ऑफ, देखो नाम से पता पड़ रहा है, किचन मतलब खाना बनाना। खाना कौन बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है, किसकी? फोटोसिंथेसिस की मदद से, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है भैया? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो
स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। जो भी खाना बनाना है जो भी खाना बनाना है भैया बांट दिया, अब जो बच गया वो कहाँ होगा? ल्यूकोप्लास्ट में होगा। मैंने बोला था कि भैया गोल्गी apparatus भी काम करता है, हाँ करता है, बट गोल्गी apparatus ना प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। प्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो ये ज्यादा मेन काम करता है। ठीक, अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे, बट ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है? स्टोरेज का काम करता है। साथ ही साथ ये कलर भी प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, कलर प्रोवाइड करता है। आपके जो फ्लावर्स होते हैं ना उनको कलर प्रोवाइड करता है कौन? आपका प्लास्टिक। ठीक, तो देख लेते हैं कि भैया कौन सा होता है। क्रोमोप्लास्ट, जो कि कंटेन ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्लांट। क्लोरोप्लास्ट आल्सो नोन एज कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल, मतलब कलर को फ्लावर और इन सबको कलर देने के लिए ये कंटेन करता है। देखो वो क्या बोल रहा है कि भैया क्रोमोप्लास्ट है, अरे क्रोमोप्लास्ट है ना, तो उसी में एक क्लोरोप्लास्ट होता है बस। क्लोरो मतलब क्लोरोफिल, इसलिए मैंने सीधा आपको क्लोरोफिल लिखा दिया था, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब आते हैं सर ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट ऑर्गेनेली होता है, जो कि क्या कंटेन करता है? जो भी प्रोटीन्स ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या गई? लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। सर जी, क्या बोल दिया मैंने कि अरे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ, मतलब मैं अगर आपसे बोल दूं, ये कलर सही नहीं है मेरा, मैं अगर आपसे बोल दूं कि कौन कौन जो है आपका डीएनए और न्यूक्लियस कंटेन करता है। डीएनए एंड प्रोटीन, कौन कौन डीएनए और प्रोटीन कंटेन करता है? आप क्या रखेंगे? एमएनसी, शायद एमएनसी कोई पार्टी भी है ना। एमएनसी, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस और सी से, सी कहाँ से आ गया? हाँ, सी से क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, अरे प्रभु, सी से भैया आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड होता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में से लिख रहा हूँ क्रोमोप्लास्ट, जो कि क्या होता है? प्लास्टिड का एक टाइप होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। प्लास्टिड में कौन? क्रोमोप्लास्ट। इन सबके पास क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होता है, बार बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सर अपना आगे की तरफ, जो कि क्या है अपना वैक्यूल। वैक्यूल और स्टोरेज सैक्स, देखो फिर वैक्यूल का वही से काम आया कि वैक्यूल भी क्या करता है? स्टोर करता है। सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल while plant cells have very large vacuoles। ठीक, पहला चीज क्या है देखो कि वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वैक्यूल जो है एनिमल में छोटा होता है। ऐसे याद रखो कि भैया मैं आपको जैसे याद करने का तरीका बताऊं कि भैया प्लांट में ना पेट नहीं होता और एनिमल में पेट होता है। तो जब इसमें पेट होगा तो उसमें छोटा वैक्यूल्स होगा, और जिसमें पेट नहीं है तो उसमें लार्ज वैक्यूल्स होगा, ताकि इसमें कुछ ना कुछ तो स्टोर हो। ठीक है, याद रखेंगे प्लांट में पेट नहीं होता इसलिए इसमें लार्ज वैक्यूल्स है, और एनिमल में स्मॉल साइज का वैक्यूल है। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? इन प्लांट सेल वैक्यूल फुली ऑफ सेल्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टोर्ड एसिड, शुगर, अमीनो एसिड। ठीक है, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है और कोई भी इसमें कुछ याद रखना नहीं है। ठीक, वैक्यूल्स बड़ा किस में होता है, छोटा किस में होता है, और उसका मेन क्या काम है, बस आपको वो चीज याद रखनी है। ठीक, अब हम आखिरी पे आ जाते हैं अपने सेल डिवीजन पे। देखो सेल डिवीजन, अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको छोटा सा रखना है। देखो ध्यान से समझो कि सर एक होता है मेल, एक होते हैं फीमेल। ठीक, मेल के पास सर होते हैं 46 और फीमेल के पास भी होते हैं 46। ठीक, ये दोनों देते हैं सर अपना आधा आधा 23। 23 ये देते हैं, 23 ये देते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ। फीमेल के पास भी 46, मेल के पास भी 46। ठीक, ये दोनों अपना आधा आधा देते हैं 23 क्रोमोसोम्स, जो कि मिलके क्या हो जाते हैं 46। ये जो आधा आधा दे रहे हैं हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस। क्या? वो आधा आधा क्रोमोसोम्स देते हैं। ठीक, अब क्या बन जाता है सर? आपका एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद आपका जायगोट बनता है। जायगोट के बनने पे आपका दूसरी प्रोसेस होती है माइटोसिस। ठीक, बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि सर आपका जो मियोसिस होता है कि
जो आपका मियोसिस है वो हाफ नंबर देता है, देखो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करता है, क्रोमोसोम्स प्रोवाइड करता है। और माइटोसिस जो है वो सेम क्रोमोसोम्स देता है, जितने उसके पास है उतना। ठीक, ये चार आइडेंटिकल बनाता है, चार आइडेंटिकल डॉटर्स बनाता है, बट इसमें हाफ देता है। ये टू आइडेंटिकल डॉटर्स बनाता है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई, म्यूसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। ठीक, तो सर ये था आपका पूरा सेल का चैप्टर। अब एक बार फटाफट अपन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखो सर, ये आपका सेल है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं सर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी, 2 मिनट रुकिएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ से भैया अगर ऑक्सीजन जाती है, मतलब गैसेस को जाना रहता है, अगर गैसेस जाती है तो कौन से से जाती है, वो जाती है डिफ्यूजन से। ठीक, और अगर वाटर को जाना होता है तो कौन सी प्रोसेस से जाती है, वो जाती है ओस्मोसिस से। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन एंड लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ठीक, कोई भी दिक्कत। अब हमने ओस्मोसिस में तीन चीज पढ़ी थी। ओस्मोसिस में हमने तीन चीज पढ़ी थी। एक मिनट नीचे यहाँ पे कर देते हैं। तीन चीज कौन सी थी वो सर, वो एक थी हाइपोटोनिक, ठीक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक, हाइपोटोनिक मतलब मैं क्या याद करा था, हाइपोटोनिक से हाइपोपोटामस मतलब मोटा हो जाएगा, मतलब मोटा। तो आपका जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा सर, स्वेल हो जाएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाइपरटोनिक मतलब श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक आपका सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक, आइसोटोनिक मतलब सेल जैसा था वैसा रहेगा, उसमें नो चेंज आएगा। ये हमने बात करी थी। ठीक है, अब ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, भी इसी को बोलते हैं। अब इसके ऊपर एक और कवरिंग लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल काय की बनी होती है, सिर्फ आपको याद रखना है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, और कोई भी चीज याद नहीं रखनी। अब ये जो है, इसमें ये सब क्या होता है, इसमें होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही आपके सारे ऑर्गेनेली घूमते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनेली हम न्यूक्लियस लेते हैं। न्यूक्लियस एकदम बीचों बीच होता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है सर, अच्छा पहले लिख दें, ये क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन करता है सर क्रोमोसोम्स। क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम्स। अच्छा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इस जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये कैसा होता है सर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जब सेल डिवाइड होने को आता है तो यही एक रॉड शेप ले लेते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं सर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डीएनए एंड प्रोटीन होता है, ये हो गया सर आपका न्यूक्लियस। अब आते हैं, अच्छा न्यूक्लियस हमने एक और चीज याद करी थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं आपके, वो क्या कंटेन करते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड कंटेन करते हैं। उनमें कोई सिस्टम से, मतलब कोई अच्छा ऑर्गेनाइज मैटर में नहीं होते हैं। कौन, प्रोकैरियोटिक, जो कि क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियोइड कंटेन करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक था हम ये सब पढ़ ही रहे हैं। ठीक, जो कि आपका न्यूक्लियस। अब फिर हम बात करते हैं सर ईआर की, ईआर की। ठीक, ये ट्यूब जैसे होते हैं ईआर। ईआर सर दो होते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर मतलब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर दो होते हैं सर, एक आर ई आर होता है, एक एस ई आर होता है। आर ई आर रफ क्यों होता है, क्योंकि सर कंटेन करता है राइबोसोम्स। ये क्या बनाता है सर, ये बनाता है प्रोटीन। एस ई आर मतलब ये क्या बनाता है, लिपिड्स। ठीक, ये सब बना तो देते हैं, फिर इनका काम क्या होता है भैया, इनका काम होता है एक दूसरे पे पहुंचाना। मतलब इनका काम ट्रांसफर ऑफ मटेरियल भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं। और डिटॉक्सिफाइंग करना भी है। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप ले लो सर गोल्गी बॉडी। क्या ले लो? गोल्गी अपैरेटस बॉडी, नीचे लिख देते हैं, ठीक। गोल्गी अपैरेटस, अपैरेटस, और अपैरेटस क्या, गोल्गी बॉडी बोल लो, ठीक है, जल्दी से समझ लो। ठीक है, ये इसका मेन काम क्या होता है सर? इसका मेन काम होता है स्टोरेज करना, स्टोरेज, ठीक, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। अच्छा, इसका एक और मेन काम क्या है कि ये लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स को देख लेना स्पेलिंग, लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है सर। अच्छा, अब लाइसोसोम्स होता क्या है? तो लाइसोसोम्स भैया हमारा आर्मी बॉय होता है। क्या होता है? लाइसोसोम्स जो होता है हमारा होता है आर्मी बॉय। बस 2 मिनट, इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करनी है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं सर? सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं हम इनको, क्यों? क्योंकि ये खुद मर जाते हैं, और अगर सेल को कोई दिक्कत हो रही तो उससे अपना एक एंजाइम छोड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक। जो कि कौन बनाता है? हाइड्रोलिटिक बनाता है, RER। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन बनाता है? RER बनाता है, क्योंकि जब ये फटता है, लाइसोसोम बर्स्ट होता है, तो आपके सेल को हील करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से, ठीक है। और इसको हम डाइजेस्टिव सैक भी बोलते हैं, ठीक। कोई भी दिक्कत लाइसोसोम से आई होप नहीं होगी। अब आ जाते हैं सर अपना लाइसोसोम्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स का आपका मेन काम क्या है भैया? इसका भी मेन काम स्टोरेज है ये। बस आपको याद रखना है कि एनिमल में साइज, स्मॉल साइज होता है किसमें? एनिमल में। क्यों भैया? एनिमल के पास पेट है, बस इस तरीके से याद करो, एनिमल के पास पेट है। और लार्ज साइज होता है किसके पास? आपके प्लांट के पास, बस इस प्रकार से आप याद रखो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया। जल्दी जल्दी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर आपका? आपका माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं भैया? एनर्जी बनाते हैं, किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है? किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इस और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपका डीएनए होता है एंड प्रोटीन होता है। अभी अभी हम याद करके आए कि न्यूक्लियस में भी क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें बाहरी मेम्ब्रेन में पोर्स होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग होती है, ठीक। इस चीज को भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और अब आपका क्या बचा लास्ट? आपका बचता है प्लास्टिड। प्लास्टिड भैया, प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, तो लिखते नहीं बनता सही से, और होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी कंटेन करता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। मतलब वही चीजें और ये कंटेन करता है क्लोरोफिल। मैंने उस टाइम आपको सीधे क्लोरोफिल बता दिया, तो बात एक ही है, ठीक। क्लोरोफिल कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस को बनाने में मदद करते हैं। और लूकोप्लास्ट क्या काम करता है भैया? लूकोप्लास्ट काम करता है स्टोर का, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतनी चीज थी। और हाँ, और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात कि क्रोमोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? ये आपका कंटेन करता है डीएनए एंड प्रोटीन, ये भी कंटेन करते हैं, ठीक सर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अपन फटाफट से आ जाते हैं इसके एमसीक्यू पे। बस जल्दी जल्दी करना है एमसीक्यू, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो एमसीक्यू सर आपके सीडीएस एंड डीए दोनों के हैं, ठीक है। तो फटाफट पढ़ते हैं। इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन, बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। कैसे बात कर रहे हो भाई? न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होती है, तो ये भी गलत। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। हाँ, देखो प्लांट सेल क्या होते हैं आपके? यूकैरियोटिक होते हैं। हमें मालूम है भैया, इसमें प्लांट सेल में जितने भी ऑर्गेनेली, सबके पास खुद की मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के पास भी खुद की मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सभी ऑर्गेनेल के पास खुद की मेम्ब्रेन है, तो उसका आंसर होगा न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर देयर ओन मेम्ब्रेन, ठीक। फिर इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं? हम इस अनडिफाइंड को न्यूक्लियर रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक। इसलिए आपको याद कराया था। विच वन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली में प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन केस ऑफ यूनियन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक।
तो शायद पता नहीं आपको मालूम हो कि नहीं, बस इतना याद रखो कि एक्सेस वाटर और वेस्ट, वेस्ट जैसी स्टोरेज और वेस्ट वाली चीज कौन करता है? वैक्यूल। तो एक्सेस वाटर का भी काम कौन करेगा? वैक्यूल करेगा। बस आपको इतनी चीज याद रखनी। नेक्स्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन क्या? देयर ओन, एक तो भैया उसके पास डीएनए भी होता है और साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या चीज फाउंड नहीं होती? तो फ्री राइबोसोम्स, राइबोसोम्स तो पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और तो इसका सीधा सा आंसर है कि आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, 86 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड मतलब समझ रहे हो, उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया सर? डीएनए बोल दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो न्यूक्लियस तो भैया कंटेन करता ही, क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है क्या? राइबोसोम्स में होता है क्या? तो राइबोसोम्स में नहीं होता। राइबोसोम्स का खाली क्या काम है? आपका प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? राइबोसोम्स। ठीक, सबमिट टिक मत वो कर देना। ठीक है, इसका क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली डज नॉट पोजेस इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन? फिर से वही बात आ गई कि कौन अपना डीएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आपका डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस भी कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट भी कंटेन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी करता है, राइबोसोम जो है वो कंटेन नहीं करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग? सुसाइडल बैग हम किसे बोलते हैं? लाइसोसोम्स को, ईआर को, प्लास्टिड को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अपना आंसर क्या है? लाइसोसोम। कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक सॉल्यूट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एंड रफ ईआर बनाता है। इस बात को भी याद रखनी है। लाइसोसोम्स को कौन बनाता है? गोल्गी एपेरेटिस। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी? एनर्जी करेंसी कौन है? क्या ग्लूकोज, एटीपी, एडीपी, पायरुविक एसिड? तो आंसर क्या है? एटीपी। धड़ाधड़ हो रहे हैं क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? इसका तो क्या है? रॉबर्ट हुक है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन डीएनए? फिर से वही बात आ गई। न्यूक्लियस, ईआर तो नहीं करता, राइबोसोम भी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड आपके कौन था एक और? न्यूक्लियस। ठीक, फिर क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल? कौन सा हमेशा नहीं होता है? सेल वॉल, देखो, क्या सेल वॉल प्रेजेंट होगा? क्या साइटोप्लाज्म तो रहेगा रहेगा, जेनेटिक मटेरियल भी रहेगा रहेगा, पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक, जैसे एनिमल सेल की बात करें तो क्या सेल वॉल प्रेजेंट रहती है? नहीं, प्रेजेंट नहीं होती। हर सेल, हर लिविंग में प्रेजेंट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? ठीक है, तो न्यूक्लियस अरे सीधे आंसर आ गया, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड, याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन आई होप बन रहे होंगे। देखो बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड है जो आपने पढ़ा है, सिर्फ उसी पे आ रहा है, कोई भी नई चीज नहीं आ रही। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन। तो आपका सेल वॉल कौन बनाता है? बैक्टीरिया में किससे बनता है? पेप्टिक ग्लाइकोन को। देखो अभी अभी आपको बताया था मैंने, यहीं पे लिखवाया था। कहाँ गया? ये देखो, बैक्टीरिया में पेप्टिक ग्लाइकोन, फंगाई में चिटिन, और हमारा सेल वॉल प्लांट सेल में किससे बनता है? आपके सेलुलोज से बनता है। तो कहाँ गया क्वेश्चन? देखो पहला क्या सही है? क्या हाँ सही है। बैक्टीरियल में किससे बनता है? पेप्टिक ग्लाइकोन में। फंगल सेल मतलब भाई फंगाई में किससे बनता है? सेलुलोज में। फंगल सेल में सेलुलोज से बनता है? नहीं सर। तो टू तो है ही नहीं, तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, सीधा आ गया क्या? 1 एंड 3। एनिमल लैक सेल वॉल मेड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। हाँ ठीक है, ठीक, प्रोटीन से बनती है, तो 1 एंड 3 आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट है कि इन प्लांट सेल आरएनए, आरएनए सब में प्रेजेंट होंगे, इसको याद रखेंगे कि न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। आरएनए सब में प्रेजेंट होंगे, डीएनए किसी किसी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच ऑफ द सेल, देखो ये क्वेश्चन साल में रिपीट हुआ है, मैं किसी क्वेश्चन को उठा के नहीं कर रहा हूँ। विच सेल ऑर्गेनेज हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, मतलब वही प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। फिर से ऑस्मोसिस, अच्छा ऑस्मोसिस की बात आ गई। ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल वॉल। लोअर कंसंट्रेशन, अच्छा सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से ठीक है ये हो सकता है, लोअर कंसंट्रेशन से नहीं। हायर कंसंट्रेशन से ठीक है ये हो सकता है, और हायर कंसंट्रेशन से ठीक है ये भी हो सकता है। अब देखते हैं हम किससे होता है। फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन से तो नहीं होती, फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन से ये भी नहीं होती, सेल वॉल से भी नहीं होती। किससे होती है? आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होती है, क्योंकि क्या है? आपका प्लाज्मा है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? रेस्पिरेशन? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है?
सही तो यार, माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी। ठीक। राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन, ये हो सकता है। राइबोसोम्स का ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। राइबोसोम्स का फोटोसिंथेसिस, नहीं। राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये हो सकता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, सही बात है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और आर जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, मतलब वही एक ही बात है कि भैया प्रोटीन तो बना रहा है पर प्रोटीन को ट्रांसफर भी करेगा, तो आपका आंसर क्या है? फर्स्ट सही है। फिर आते हैं यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल? तो आपका क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक, जो कि किसमें नहीं पाया जाता? आपके उसमें नहीं, किसमें क्या बोलते हैं इसको, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन रहे, आई होप इजी होंगे। अब देखो, जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सबसे बाहर वाला क्या होता है? सेल वॉल होता है, मतलब फर्स्ट क्या होना चाहिए? सेल वॉल होना चाहिए। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब ये नहीं, पहला ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है। सेकंड क्या होना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। थर्ड क्या है भैया? जो ट्यूब सा दिख रहा है, ये क्या है? अच्छा, इसको भी मत देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो बीच में, तो आपको दिख रहा है फोर्थ पे क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस पे। फोर्थ पे वैक्यूल मतलब ये कट गया। फोर्थ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। फोर्थ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। आपका आंसर आ जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो थर्ड क्या था आपका? ईआर, फोर्थ न्यूक्लियस, ये आपका वैक्यूल हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, क्रोमोसोम्स किस किस से बनते हैं? डीएनए और विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या लिपिड से? तो डीएनए एंड प्रोटीन से आपके क्रोमोसोम्स बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैव अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without protein. Such a region is called nucleus. क्या लैक करता है भैया? आपका न्यूक्लियस लैक करता है, जो कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA. Such a region. अरे नहीं नहीं नहीं, देखो, उसने अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन करता है, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का काम क्या नाम है? तो उसका अनडिफाइंड का क्या होगा? न्यूक्लियड होगा, सॉरी सॉरी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो इस फॉर्म में पूछ जाए, if the RBC of human blood are isolated and are diluted in normal saline isotonic solution, what will be happen of the RBC? देखो क्या बोल रहा है वो, देखो ध्यान से देखो, उसमें सिर्फ उसने घुमा दिया है कि मान लो भैया आपका ब्लड जो था पहले आइसोलेटेड था, फिर उसको किस में डाला गया? सलाइन में डाला गया। सलाइन मतलब जहाँ पे ज्यादा हो, ठीक, पानी उसका ज्यादा हो। कहाँ से? इससे, आपके ब्लड से ज्यादा सलाइन, सलाइन मतलब पानी, इस तरीके से समझो कि पानी ज्यादा है। तो जब भैया जब जहाँ पे पानी, मतलब सलाइन जो है नॉर्मल सलाइन है, तो पानी, सॉरी, पानी होगा आपका कम। ठीक, अब आप ब्लड डालोगे तो ब्लड में पानी होगा, तो पानी उसको दे देगा। पानी दे देगा तो मतलब आरबीसी आपकी क्या हो जाएगी? आरबीसी आपकी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने जो हाइड्रोपोलिटिक हाइपोटोनिक जो पढ़ा था उसी के बारे में पूछा गया। फिर पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस सेल मेम्ब्रेन, में कौन सी चीज करेक्ट है? तो भैया सेल मेम्ब्रेन आपकी सेलुलोज से बनती है क्या? सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज से बनती है? नहीं यार, सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन और उससे। तो पहला ही आंसर आपका, ओ सॉरी, इसने करेक्ट पूछा है, मतलब ये तो गलत है। सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन लिपिड से। इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू engulf मैनी मटेरियल, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल द सेल टू engulf मैनी, ठीक है, ये सही है। क्या भैया सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और वो engulf करती है मटेरियल को, आने के लिए engulf मतलब आने देती है। ठीक है, इट इज अ परमेबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। परमेबल, ठीक है यार, इसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है, बी और सी में से। देखो बी तो होने नहीं वाला, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, परमिएबल तो नहीं होती, तो बी तो गलत ही है। तो उसका आंसर क्या होगा? सी ही होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत? अच्छा ठीक है, तो ये आपकी पीवाईक्यू हो गए खत्म। बस जल्दी से अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फटाफट कर लेते हैं, जो जो मेन है। ठीक है, तो भैया अ सेल विल स्वेल अप, सेल स्वेल कब होगा? जब हाई कंसिडर वाटर के सराउंडिंग मीडियम, अच्छा देखो हमेशा मालूम, हमें हमेशा देखो कि भैया सेल जो है स्वेल कब कब होगा? जब इसमें पानी आएगा। पानी कब आएगा? जब बाहर हायर कंसंट्रेशन होगा, अंदर लो कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर, नहीं, सराउंडिंग मीडियम इज हायर। क्या सेल के सराउंडिंग मीडियम का हायर होना चाहिए? तो हाँ, ठीक, सेल के सराउंडिंग में देन वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। देखो वो क्या बोल रहा है कि सेल का जो मतलब सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में हाई होगा, तभी तो पानी अंदर आएगा। स्वेल तभी होगा जब पानी अंदर आएगा, और पानी अंदर कब आएगा? जब अगल बगल का हाई कंसंट्रेशन हो।
ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ these ऑप्शंस आर नॉट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है ठीक है ठीक है। नॉट फंक्शन, तो ये एंजाइम्स बनाता है, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर प्रोटीन। देखो फर्स्ट है तो फर्स्ट तो काट दो, क्यों, मतलब जैसे फर्स्ट तो करता ही करता है, पर इसे नॉट पूछा है तो फर्स्ट तो आने नहीं वाला, फर्स्ट और फोर्थ कट जाएगा। ठीक। स्टार्च मॉलिक्यूल कब से बनाने लग गया वो, तो फोर्थ जहां पर वहां से देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, थर्ड और फोर्थ। क्यों, क्योंकि भैया कोई हार्मोन से रिलेटेड, ये कोई हार्मोन मैन्युफैक्चर नहीं करता, ना ही कोई स्टार्च मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करता है। इस बात को अपन ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिहेव करता है ट्रांसपोर्ट चैनल जैसा। ठीक है भाई, ये बात सही है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन, ये भी सही है। कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन some biochemical activities, it can be site for the some biochemical activities। देखो एनर्जी जनरेशन का इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक। ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या बनाता है भैया, आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, बात समझ आ गई, तो ये एनर्जी जनरेशन की कोई भी साइट वाइट नहीं है। ठीक है, फिर भैया फिर से ऑस्मोसिस का आ गया, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ कंजक्शन। ठीक है, अगर आप एक बार इसको खुद से कर लेना, वही ऑस्मोसिस का सेम चीज है। ठीक, अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। प्लाज्मोलाइसिस है ना प्लांट सेल, हाँ ये देखो, ये सब अपन लोगों ने पढ़ा भी था। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस होता है आपका ब्रेक डाउन। प्लाज्मोलाइसिस ऑफ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज ब्रेक डाउन of plasma membrane in नहीं, shrinkage of a cytoplasm in hypertonic medium, shrinkage of a nucleoplasm। ठीक है, तो अपने भैया प्लाज्मोलाइसिस में पढ़ा था कि भैया श्रिंक तो होता है। ठीक, तो अपन किससे जाएंगे, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक, तो प्लाज्मोलाइसिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्ड आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन होता है भैया, तो आपका वैक्यूल बोल दो, या लाइसोसोम्स कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, देखो आंसर तो इसका आंसर वैक्यूल भी है और लाइसोसोम्स भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, प्लास्टिड भी है, तो इसका आंसर तो इसका दोनों ही होगा। वैक्यूल और लाइसोसोम जो होती है आपकी सिंगल मेम्ब्रेन कंटेन करती है। ठीक है, ठीक है, अभी इसका दोनों ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गोल्गी apparatus इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। फाइंड आउट फॉल्स बताना है आपको, इस बात को हमेशा रखें। ठीक है भाई, ये तो सही है। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड हैव डीएनए। ठीक है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया is said to be the powers of the cell as ATP is generated by in the, सही है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म, नहीं सर, साइटोप्लाज्म अलग होता है, प्रोटोप्लाज्म अलग होता है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है। टेंस बोलता है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड थ्रू RER। सही बात है, ये तो सही आ गया। प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन, क्या देखो, वैसे तो पहला ही सही है, करेक्ट बताना है तो भैया जो लाइसोसोम्स में एंजाइम्स होता है वो कौन बनाता है, RER बनाता है। सेकंड जो है गलत है, क्यों, क्योंकि RER क्या बनाता है, प्रोटीन, ना कि लिपिड रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहला वाला है वो लिपिड बनाते हैं, नहीं। ER जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं सर, जैसी बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर प्लाज्मा ऑफ यूकैरियोटिक, नहीं, न्यूक्लियड किस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना। फिर विच सेल ऑर्गेनिल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन ड्रग्स इन सेल। डिटॉक्सिफाई कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, पढ़ा था। द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय क्या, प्रोटीन और लिपिड, तो कौन बनाता है वैसे, RER के साथ जाओ, क्योंकि कुछ और तो है नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने होते हैं, ठीक है, पर बनाता कौन है, RER और SCR बनाते हैं, प्रोटीन और लिपिड्स बनाते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है। ठीक है, RER के साथ ही जाएंगे। द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोट आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर कॉल्ड। कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को भी जाता है, तो हमने क्या देखा था, कौन सा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, राइबोसोम्स तो है नहीं। ठीक है, राइबोसोम जो नहीं है, प्लास्टिड भी नहीं है, इसका आंसर है सर आपका गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, विच आउट द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, भैया स्टोरेज का तो काम ही है। ठीक है,
लोकोमोशन, वेस्ट एक्सक्रीशन का काम है प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। लोकोमोशन का काम जो है वो नहीं है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वेस्ट एक्सक्रीशन भी रखता है, बट लोकोमोशन का काम नहीं है। ठीक। अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म, अपनी मतलब किससे लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। हमने शुरुआत में पढ़ा था। सेल वॉल विच वन इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से कौन से नहीं बने होते, तो भैया बैक्टीरिया जो है सेलुलोज से नहीं पेप्टोग्लाइकॉन से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज्ड टू डिस्टिल, ठीक है। ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, न्यूक्लियस के सिवा और कौन जो है वो डीएनए कंटेन करता है, तो आपका कौन आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। किचन ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। लिपिड मॉलिक्यूल इन सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, लिपिड कौन बनाता है, तो बनाता है आपका स्मूथ। देखो सिर्फ हल्का हल्का सा और कुछ भी नहीं है। सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय, मतलब सेल थ्योरी को किसने दिया था, सेल थ्योरी को दिया था आपके शेल्डन ने। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय शेल्डन एंड, देखो शायद इसका है तो वर्च्यू है तो शेल्डन, इसका एक बार देखना पड़ेगा आपको। ठीक है। ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो भैया आपके प्लास्टिड भी नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसमें तो ओनली सेल ऑर्गेनली सीन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम्स तो होता ही, प्लास्टिड नहीं होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता और लाइसोसोम्स भी नहीं होते, राइबोसोम्स होता है। ऑर्गेनली विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, वो ऑर्गेनली बताओ जिसका सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो न्यूक्लियस में तो होती है। ठीक है। राइबोसोम्स में नहीं होती, राइबोसोम जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। लाइसोसोम्स अराइज फ्रॉम, लाइसोसोम्स कहाँ से आता है, तो वो गोल्गी apparatus से आता है। लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय ल्यूइनहिक, याद कराया था, एल से ल्यूइनहिक, एल से लिविंग सेल। ठीक है, सिलेक्ट और बनाओ। The movement water across a semi-permeable membrane is affected by the amount of substance dissolved in it. Membrane are made of organic molecule like protein and lipids, ये तो सही है। Molecule soluble in organic solvent it can easily throw, ये भी plasma membrane contain chitin, ये गलत है। चिटिन कौन कंटेन करता है, सिर्फ और सिर्फ फंगाई। ठीक है। तो ये सब थे सर आपके एमसीक्यू। आई होप आपको चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो गया होगा। ठीक, तो ऐसे हम बाकी चैप्टर का भी करेंगे और साथ ही साथ मैं इसी प्रकार आपका करंट अफेयर्स भी लेके आऊंगा। ठीक है, जो कि आपका सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।